तो इस वक्त एक बड़ी खबर ओपीएस पर हुई अहम बैठक। ओपीएस को लेकर आज सीएम ने सचिवालय में एक अहम बैठक की। इस बैठक में एनपीएस कर्मचारी महासंघ के नेता और कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में सीएम ने कर्मचारियों को ओपीएस लागू करने का भरोसा दिया और कहा कि ओपीएस लागू करने के लिए हिमाचल का अपना फॉर्मूला होगा और पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू की जाएगी। की मांग है पुरानी पेंशन बहाली। इसके सिवाय ना हमारे पास कोई विकल्प है, ना हमने ऐसी कोई मांग रखी और सरकार ने भी सीधे सीधे कहा है कि आपकी जो एकमात्र मांग है उसको पूरा करने जा रहे हैं। ऐसे कोई बीच के रास्ते की ना हमारी ओर से मांग की गई है, ना सरकार ने हमें कहा। इसका मतलब पहली कैबिनेट है। अब वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार को और उनके पार्टी को पता होगा कि पहली कैबिनेट जैसे ही गठित होगी कब करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार भी है और ना हमारी ओर से ऐसा कोई विशेष दबाव है कि पहली कैबिनेट आप आज कर ले कल करें। वो चाहे 10 दिन बाद करें चाहे 1 महीने के बाद करें, हमें इंतजार पहली कैबिनेट का है। मुख्यमंत्री ने कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को राज्य में कोरोना के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए। यहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फ्लू जैसे लक्षण वाले लोगों की कोविड जांच के निर्देश भी दिए। इस बैठक में प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पंडा ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में 2526 ऑक्सीजन वाले बेड और कोविड रोगियों को समर्पित 2046 बेड मौजूद हैं। बैठक में मिशन निदेशक एनएचएम हेमराज बैरवा ने कहा कि राज्य में कोविड के केवल 28 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से केवल 3 अस्पताल में उपचाराधीन हैं। शिमला के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। यहां कांग्रेस सेवा दल की ओर से सीएम सुक्खू का शानदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि वो स्थापना दिवस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते आए हैं। एक साधारण कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। मैं कार्यकर्ताओं की पीड़ा जानता हूं, थोड़ा समय दीजिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भर्ती घोटाले में भाजपा का राजनीतिक संरक्षण था। जयराम सरकार में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी, लेकिन कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। साथ ही संगठन और प्रतिभा सिंह का जो आदेश होगा वो पूरा किया जाएगा। इस मौके पर सांसद और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ध्वजारोहण किया और सभी मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में कई विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता मौजूद रहे। सरकार से लेकर चीफ मिनिस्टर का सफर ये कांग्रेस पार्टी की देन है और आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। मुझे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास आकर बड़ी खुशी हो रही है कि मैं कैसे कार्यकर्ता के रूप में आगे आया, फिर छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हुए, युवा की राजनीति से आगे बढ़ते हुए इस कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीआर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक का सफर और संगठन से लेकर सत्ता तक का सफर हमने तय किया। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है और इस स्थापना दिवस पर मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसमें सभी की अहम भूमिका रही है। जहां तक आप जानते हैं कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, इस दिन को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में पार्टी ने काम किया, चाहे अहम मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी जब भी फील्ड में उतरी, तो जो काम कांग्रेस जन करते हैं वो सभी उस बात से सभी जन वाकिफ है। पेपर लीक मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आरोपों पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सीएम सुक्खू राजनीतिक द्वेष और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बयान दे रहे हैं जो नहीं देना चाहिए। न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा विधानसभा सत्र में सरकार से हिसाब मांगेगी। मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बात करेंगे इनसे। तमाम इश्यूज हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम की रही है। एक बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि इसी कारण से घोटाले आ रहे हैं और अब हम जांच कर रहे हैं। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पिछले 3 साल की पूरी चीजें खंगाल की बन रही है। देखिए, जांच करें
और मैं तो स्वागत करता हूं, जांच होनी चाहिए और गलत हुआ है तो उसके बारे में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमारी सरकार ने किसी भी गलत आदमी को संरक्षण देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसे में ये राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से आरोप मत लगाएं। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव होकर के जो गलत हुआ है उस पर केंद्रित रहें। और जो नौजवान वहां पर जिन्होंने इंटरव्यू दे दिए थे, जिनकी सिलेक्शन की प्रोसेस जो है वो रुकी पड़ी हुई है, जिन्होंने आने वाले समय में अभी रिटन एग्जाम के लिए जाना था, एक बहुत सारी हजारों की संख्या में हमने पोस्टें क्रिएट की हैं हिमाचल प्रदेश में। उन नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी भर्ती की प्रक्रिया जल्दी से पूरी होनी चाहिए। अगर बेरोजगारी के खिलाफ अगर उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, बहुत बड़ा मुद्दा था। पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। कैबिनेट तो हुई नहीं और होने की संभावना भी अभी लग भी नहीं, मुझे मालूम नहीं होगी भी कि नहीं होगी। 2022 की सरकार की कैबिनेट 2023 में अब होगी या नहीं होगी मालूम नहीं अभी तक। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जो भी करना चाहें, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वो करें, लेकिन मेहरबानी करके इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, सख्त कार्रवाई करो। पुलिस भर्ती में जब मामला हमारे ध्यान में आया, हमने सीबीआई की जांच के लिए भेजा, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। एक लाइन उन्होंने यूज की कि पूर्व सरकार ने आंखें मूंद कर रखी थी, इसलिए अगर कहीं और भी हमीरपुर के अलावा, स्मॉलटेड पोर्ट के अलावा कहीं और भी इश्यूज आते हैं तो उनके लिए भी हम जांच करेंगे और सरकार घोटालों की जांच करने के लिए ही बनी है। देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये जांच 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 और उसके बाद बंद बंद बंद, ये 3 शब्दों का प्रचलन पिछले 15 दिनों से हम सरकार बनने के बाद हम देख रहे हैं। वो करें, जितना उनको करना है दिल खोल करके करें, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो उनको आगे बढ़ करके काम करने की दिशा में भी बढ़ना होगा। ये प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से बातें कहना और जांच की ये बातें कहना, ये अग्रेसिव में रहेंगे तो मैं समझता हूं कि पूरा वक्त भी और सारा जो है बहुत सारी एनर्जी उसमें गवर्नमेंट की जो है उसमें उलझ करके रह जाती है और अंततः उसमें परिणाम क्या निकलते हैं मैं उस पर कुछ ज्यादा कहने नहीं चाह रहा हूं। जो भी करना करें, लेकिन अब ये बंद से थोड़ा आगे बढ़े, ये जांच से थोड़ा आगे बढ़े, अच्छा लगेगा। अब विधानसभा सत्र में उम्मीद लगाई जा रही है कि 4 तारीख से शुरू हो सकता है, तो विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है? हमारा कड़ा रुख रहने वाला है और हम विचार करेंगे विधानसभा के सत्र में। हमारे सभी सदस्यों का, हमारी पार्टी का मत है कि जिस प्रकार से बदले की भावना के साथ हिमाचल प्रदेश में काम करने की शुरुआत की है, इसका हिसाब वहां पर मांगा जाएगा इस विधानसभा के सत्र में। बिल्कुल। एक और बड़ी बात सामने आई है कि अब नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने में भी अब थोड़ी जल्दी सरकार ने दिखाई। होता नहीं है कि प्रो टर्म स्पीकर, अमूमन सेशन होता है, सेशन के बाद नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जा रहा है, तो नजदीकियों का परिणाम है या सरकार को कुछ और जल्दी? नहीं, देखो, उस सारी चीज को लेकर नॉर्मल प्रोसेस होती है, उसमें प्रोटम स्पीकर को पूरी पावर होती है, स्पीकर की पावर्स होती है। और हमने तो जल्दी में बोला भी नहीं कि आप मुझे अभी बना दो, इसी वक्त बना दो। हमने अपना विधानसभा विधायक दल का नेतृत्व का चुनाव करना था, वो चुनाव की प्रक्रिया हुई, जानकारी हमने उनको भेजी, उसके बाद उन्होंने तय किया और मुझे लगता है कि इसमें कोई किसी तरह की। और दूसरी बात है कि नियम के अनुरूप हुआ है। हमारी स्ट्रेंथ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो है वो नेता प्रतिपक्ष के लिए जो एक रिक्वायर्ड नंबर रहता है 23, उससे ज्यादा है। CIC की बैठक भी आपकी कल हुई, क्या कुछ खास और मुद्दों पे भी चर्चा हुई? कुछ नहीं, हमें उस पर तो वही बात होती है। उस पर सरकार की ओर जो प्रस्ताव था उसको हमने सुना और उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें दोनों पक्ष हमेशा ही बैठ करके निर्णय करते हैं, निर्णय हुआ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ थे। अब न्यूज़ 18 के लिए शिमला से राजेंद्र शर्मा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने तानाशाही शुरू कर दी है। सुरेश कश्यप ने कहा कि तानाशाही तरीके से सरकार ने महज 20 दिनों के भीतर बदले की भावना से काम करते हुए 574 संस्थान बंद कर दिए, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा सरकार बनने के 2 हफ्ते बाद लोग मजबूरन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। तानाशाही
इस सरकार ने इस प्रदेश में प्रारंभ की है और हमने हिमाचल के इतिहास में पहली बार देखा कि सरकार बनने के मात्र 2 सप्ताह के अंदर अंदर प्रदेश की जनता को सड़कों के ऊपर आना पड़ा। ये बहुत ही मैं समझता हूँ अच्छी परंपरा नहीं है, स्वच्छ परंपरा नहीं है। या फिर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक जो बीड़ा उठा लिया कि 1 अप्रैल 2022 के बाद जब भाजपा की सरकार को पूर्ण बहुमत था, सरकार के पास मैंडेट था, संस्थानों को बंद करने की झड़ी लगा दी और प्रदेश में लगभग 600 के करीब 574 संस्थान जो कि पिछले 9 महीने का लगभग कार्यकाल जो था उस दौरान कार्यरत थे, उनको बंद करना मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार से ये मामला हुआ और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि इस परीक्षा में बैठने वाले थे, पेपर लीक हो गया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार है उनको इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में वो है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सारा जो मामला और कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देने के लिए आना पड़ा। फिलहाल एक छोटा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सत्ता संभालने के बाद कांग्रेस सरकार लगातार प्रशासनिक फेरबदल कर रही है। इसी क्रम में अब विवेक भाटिया को सीएम का प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है। विवेक भाटिया 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा प्रशासनिक फेरबदल के तहत सरकार ने हेमराज बैरवा और किरण भड़ाना को विभिन्न विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हमीरपुर में जिला अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुलदीप पठानिया ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने बिना बजट जो फैसले किए हैं, केवल उन्हीं फैसलों को कांग्रेस सरकार रिव्यू कर रही है और जरूरत समझने पर ऐसे अपग्रेडेड संस्थानों को डीनोटिफाई कर रही है। भाजपा को प्रदेश की जनता ने नकारा है, इसलिए बौखलाहट में भाजपा प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। जिस चीज़ के लिए इस हिंदुस्तान में मशहूर है उसी पैटर्न पे वो काम कर रही है। जो आज जिन चीज़ों पे वो मुद्दा बना रही हैं वो अगर अपने गिरेबान में झांकें तो शायद वो अपने आप ही पीछे हटना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे फैसले लिए हैं और उनके ऊपर कार्य नहीं किया है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो 6 महीने पहले मार्च अप्रैल महीने के बाद जो जितने भी फाउंडेशनें हुई हैं उसके ऊपर उन्होंने ये अपना निर्णय लिया है कि उनकी समीक्षा की जाएगी। जिस सरकार के पास 17,000 करोड़ 67,000 करोड़ कर्जा था और 5,000 करोड़ कर्जा और लेके मार्च तक लेके चली गई है, प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। वो ये समझ नहीं आ रही थी कि वो एक एक दिन में 300-300 करोड़ की घोषणाएं कहाँ से कर रहे थे। JOAIT की पेपर लीक मामले में प्रशासन की ओर से SIT की हर संभव मदद की जा रही है, जिससे जांच को जल्द पूरा किया जा सके। कर्मचारी आयोग के कार्यकारी OSD जितेंद्र सांचटा ने बताया कि हमीरपुर में SIT की ओर से कर्मचारी आयोग में गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही इस बारे में सरकार को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। SIT को जांच के लिए जो भी दस्तावेज चाहिए वो उन्हें समय समय पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हमारे साथ यही था बेसिकली कि जो इंक्वायरी है उसमें थोड़े कॉपरेशन की रिक्वेस्ट की उन्होंने, और ये कहा कि जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं जो इनकी इंक्वायरी में रिक्वायर्ड होंगे तो वो प्रोवाइड किए जाएं। तो हमने भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने पूरी कॉपरेशन का उनको एश्योरेंस दिया है कि जैसे जैसे विजिलेंस की टीम को जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे, जिस तरीके की उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो हम टाइमली प्रोवाइड करवा। और भारत चीन के तल्ख रिश्तों के बीच बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों बोध गया प्रवास पर हैं। पिछले महीने चीन की एक जासूस धर्मशाला में पकड़ी गई थी, जिसके बाद बौद्ध धर्मगुरु की सुरक्षा की समीक्षा की गई, जिसमें उन्हें 4 लेयर सुरक्षा देने का फैसला हुआ। उनकी सुरक्षा में सिक्योरिटी के साथ ATS समेत अन्य फोर्सेस को रखा गया है। तिब्बत पुलिस की एक सिक्योरिटी टीम भी उनके साथ हमेशा रहती है। हमारी मिनिमम 3 लेयर तो रहती ही हैं, जैसे उनका इनर सिक्योरिटी है, उसके अलावा हमारा ऊपर फोर्स है, फिर पेट्रोलिंग पार्टीज रहते हैं, लेकिन उसके अलावा जो SDPOs हैं या DSPs हैं उनके साथ भी अलग से फोर्स दिया हुआ है। हम लोग भी हैं, जब तक उनका कार्यक्रम रहता है तो मैं और DM साहब भी उपस्थित रहते हैं।
हमारे अन्य सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि डॉग स्क्वाड की टीम भी है, BDDS की भी टीम है, हमारी ATS की टीम भी एक उसमें रहती है तैयारी हालत में। तो सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है, हम लोग ध्यान रखते हैं हर चीज का। किस लिए? ये धनुरमा जी आए ना, यहाँ पूजा है, इसलिए आए हम। कैसा महसूस हो रहा है? दलाई आए, हाँ ना, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए तो हम यहाँ आए, इसलिए हमारे उनका प्रवचन सुनने के लिए हम भी बुद्धिस्ट है, इसलिए हम फिर यहाँ आए हैं। क्या कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम दलाई लामा जी का प्रवचन सुनने आए हैं। हाँ जी। कहाँ से आए? हम किन्नौर से आए। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बार आए? पहली बार नहीं, दूसरी बार आई हूँ तो। हाँ जी। कैसा महसूस बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। बात शुरू ये मेरा तो एकदम वो जब से हिज होलीनेस मतलब बोध गया वो आने के लिए हमने सुना है उनका बारे में कि आ रहा, हम एकदम खुश हुआ। और आप आज देखा होंगे कितने श्रद्धालु लोग उसका मतलब थोड़ा सा उसका पैर या सैदो पकड़ने के लिए वो लोग खुश हुआ, कितना उत्सव हुआ एकदम। इंडिया से लेकर के आपका जो वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, जापान जितना भी आदमी है यहाँ आज आया है, वो लोग बहुत खुश हुआ कि दलाई लामा गुरु जी बोध गया में आ रहा है। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद ठाकुर और हिमाचल मजदूर परिवहन कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता की और पूर्व CM जयराम ठाकुर और पूर्व की भाजपा सरकार पर हमला बोला। इन लोगों ने कहा कि जयराम ठाकुर का हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना एक बड़ी त्रासदी थी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को बड़ा संरक्षण दिया। इन लोगों ने CM सुक्खू के अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर को स्थगित करने के निर्णय की सराहना भी की। मजदूर संगठन की राजनीति के अंदर परिवहन मजदूर संघ के नेता शंकर ठाकुर ने चुकाई है और कर्मचारी संगठन की राजनीति को लेकर उसमें विनोद कुमार ने बड़ी कीमत चुकाई है। 3-4 बार अपनी सेवाओं से सस्पेंड हमको किया गया, डिसमिस किया गया। तबादलों को तो खैर कोई काउंटिंग नहीं है। ये सब हमने सहन किया। ऊना में खनन माफिया के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। संतोषगढ़ क्षेत्र में ऊना पुलिस ने अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की। DSP अंकित शर्मा और थाना प्रभारी संजीव कुमार की अगुवाई में पुलिस ने अवैध खनन में जुटे 5 टिप्परों को जब्त कर लिया। अब पुलिस FIR करके आगे की कार्रवाई कर रही है। हमें काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी 2-3 दिनों से कि संतोषगढ़ और खानपुर वाले एरिया में जो है इलीगल माइनिंग काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। तो कल SHO सदर ऊना और हमने जो है एक टीम गठित करी, रात में टीम गठित करी और रात में पूरे का पूरा एरिया का निरीक्षण किया। वहाँ पर उस टाइम पर हमारे को जो है 5 टिप्पर हमने रात में सीज किए हैं और उनको यहाँ पर पुलिस लाइन झलेड़ा में आगामी कार्रवाई के लिए लाकर खड़ा कर दिया। सर, क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी? ये तब तक चलती रहेगी जब तक ये सारे का सारा चीज़ खत्म ना हो, बिकॉज गवर्नमेंट के भी स्ट्रिक्ट आदेश हैं कि इसके ऊपर रोक लगानी बहुत ही जो है महत्वपूर्ण और ज़रूरी है और यहाँ पर इलीगल माइनिंग ना हो और कोई ऐसे इस वजह से हमारा जो है पूरी की पूरी टीम जो है तैयार है और आगे भी ऐसे रेड्स पड़ती रहेंगी। कुल्लू के डोबी फ्लाइंग पैराग्लाइडिंग साइट पर पर्यटक की मौत के मामले में पुलिस ने पैराग्लाइडिंग पायलट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पायलट के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने पायलट को मुचलके पर जमानत दी है, लेकिन पुलिस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है। अदालत से जमानत मिलने के बाद पुलिस इस मामले में काफी गंभीर है। पुलिस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र के रहने वाले सूरज संजय शाह की पैराग्लाइडिंग के दौरान पैराशूट से गिरकर मौत हो गई थी। पुलिस स्टेशन पतलीकुल में एक शिकायत मिली थी कि कोई डोभी पैराग्लाइडिंग साइट से जो पैराग्लाइडिंग हो रही थी उसमें एक पर्यटक हादसे का शिकार हो गया जो पैराग्लाइडिंग कर रहा था। तो उसके मुताबिक पुलिस ने जो उसमें एक महाराष्ट्र का जो पर्यटक था 30 साल का युवक, उसकी उसमें गिरने से मृत्यु हो गई थी। तो पुलिस ने एज़ पर प्रोसीजर शिकायत के अनुसार उसमें पुलिस स्टेशन पतलीकुल में FIR रजिस्टर्ड की थी और जो एयरिंग पायलट था, एक्यूज था, उसको अरेस्ट करके बेल आउट।
हिमाचल में नए साल का जश्न इस बार अनलिमिटेड होने वाला है। टूरिस्ट सीजन के मद्देनजर सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब 2 जनवरी तक खाने पीने की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। इसमें ढाबे और होटल भी शामिल हैं। सीएम सुक्खू ने विधायकों और पर्यटन व्यवसायियों के सुझावों पर यह फैसला लिया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और कोविड नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। विधायक हरीश जनार्था, भुवनेश्वर गौड़, विनोद सुल्तानपुरी ने इसकी मांग की थी। मनाली में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज सुबह न्यूनतम तापमान -5 डिग्री दर्ज किया गया, जिस वजह से लोग सड़क पर अलाव का सहारा लेते नजर आए। हिमाचल प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत को इसमें जो कड़ाकी ठंड का यहाँ पर जो है सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं मनाली की, तो मनाली में आज का जो न्यूनतम तापमान जो है वो -5 डिग्री के करीब जो यहाँ पर जो दर्ज किया गया है। मैं इसमें की कुछ तस्वीरें दिखाना आप देखिए किस तरह लोग जो यहाँ पर जो है ठंड से बचने के लिए जो यहाँ पर जो आग का सहारा लेते हुए यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह का मौसम इसमें जो घाटी में चल रहा है, इससे जो है शुष्क ठंड यहाँ पर जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर जो है बर्फबारी नहीं, और ऐसे में जो ठंड लगातार जो है बढ़ती जा रही है। हम लोगों से यहाँ पे जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या कहना है इनका। बताएं कैसी ठंड है इसमें मनाली यहाँ पे? भाई जी तो बहुत ही ठंडा लग रहा है, और सेकने के लिए हमारे पास कुछ भी है ही नहीं है। गुजारा ऐसे जाता है। सुबह सुबह ज्यादा ठंड होती है, शाम के टाइम पे इतना नहीं होती है भाई जी। आप बताएं कैसा है इसमें मौसम, कैसा है यहाँ का? यहाँ का मौसम तो अभी बहुत ठंड है। यहाँ बहुत ठंड लग रहा है। अभी सेकने के लिए कोई लकड़ का प्रबंध नहीं है। अगर बात करें किस तरह ठंड है, सुबह शाम कितनी ठंड है? सुबह शाम तो काफी ठंडी रहता है। कम से कम सिर्फ 4 या 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ का अभी फिलहाल यहाँ का हिमाचल का है, और ठंड है यहाँ पर। देखिए जिस तरह जो है लोगों का भी कहना है कि जो ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह जो शुष्क मौसम यहाँ पे चल रहा है, ऐसे में मौसम जो यहाँ का जो वो बिल्कुल जो है सूखा इसमें यहाँ पे चल रहा है। ऐसे में ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं इसमें जो घाटी के लोगों को यहाँ पर जो है ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। सर्दियों का सीजन लगातार अपने चरम की ओर बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके बारिश और बर्फबारी न होने से कांगड़ा घाटी सूखे के सितम से दो चार हो रही है। खास तौर पर पर्यटन नगरी धर्मशाला में बर्फबारी के दीदार न होने की वजह से पर्यटक मायूस हैं। मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिनों तक यहां बारिश और बर्फबारी न होने का अंदेशा जाहिर किया है। आखिर क्या है धर्मशाला में मौसम का मिजाज, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा। प्रदेश में सर्दियों का सीजन पीक की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ समय से ना तो बर्फबारी और बारिश हो रही है, उसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों की चिंताएं जो हैं वो ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त मैं धर्मशाला में मौजूद हूं, और धर्मशाला में जिस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। क्योंकि सूखे की चपेट में जो है ये पूरे का पूरा क्षेत्र है, और सूखे की चपेट में होने की वजह से यहाँ पर सूखी ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है। बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है, और जिस तरह से यहाँ पर जो है बारिश नहीं हो रही, उसकी वजह से जो यहाँ के खेत खलिहान है कांगड़ा घाटी के खास तौर पर, वो भी पूरी तरह से सूखे की चपेट में। यहाँ पर रबी की फसल जो है वो बीजी जा चुकी है, जिसमें कि गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, वो सब की सब जो है बारिश ना होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है सूखे की चपेट में है, और उस पर भी जो है बहुत बड़ा असर इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बारिश नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से जो यहाँ के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी जो है बिजली का उत्पादन ज्यादा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सर्दियों में बिजली के कट लग रहे हैं। और बिजली के कट्स लगने की वजह से जो है यहाँ के लोगों को, जैसे कि अगर ब्लोअर है या हीटर्स है या दूसरा अगर कोई उपकरण है, जिसकी वजह से जो है वो लोग सर्दियों में भी गर्मी का एहसास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।